So in this class, we will talk about APA, basically applied production analysis. So in this course today, I'll talk about some assumptions related to rationality, then how we can measure utility or any function. So there are 3 to 4 steps. So basically we have ordinal thing, we have cardinal thing. In cardinal, there are 2 more things, interval and ratio. So today we are going to do only this much, right? So coming to rationality, before coming to rationality, can you solve this question for me? Utility xy is equals to x into y. Your budget constraint is px into x plus py into y is equals to m. एक बार अगर आप इसको मैक्सिमाइज करोगे तो आंसर मुझे बताओगे एक्स और वाई का आंसर क्या रहा है, एक्स स्टार वाई स्टार का? सर m अपॉन x x स्टार होगा m अपॉन 2px, करेक्ट. और वाई स्टार क्या होगा? m अपॉन 2py. M upon 2py. Absolutely correct. So we all know that this is nothing but my direct utility function. Coming to indirect utility function, can you tell me what is indirect utility function in this case? Given this is your utility function. लगाओ दिमाग. सर m square upon 4px py. So indirect utility function is a function of m px py, which is nothing but m by 2px. This is for x into m by 2py. This is for y, and your answer is m square by 4 px py. This is what we have done, and we know what is direct utility function, what is indirect utility function. हमेशा इस चीज रखना, indirect utility function हम तब बोल रहे हैं जब हमारा डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन से एक्स स्टार और वाई स्टार का वैल्यू आ गया है, और उसके बाद जब मैं एक्स स्टार और वाई स्टार के वैल्यू को डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन में डाल रहा हूं, उसके बाद जो मुझे आंसर मिल रहा है, दैट आंसर इज नथिंग बट इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन. सो हम सबको ये चीजें पता है. अब मैं आपसे एक और चीज यहाँ पे पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं बोलता आपको कि देयर आर 2 सिचुएशंस और देयर आर 2 पीरियड्स. In period 1 we are a child or we are a kid. In period 2 we are an adult. तो जब मैं बच्चा था और हूँ, रादर जो भी अपने आप को समझ रहे हैं, इन दैट केस जो भी मेरी प्रेफरेंसेस होंगी, क्या वो मेरी प्रेफरेंसेस सेम रहेंगी जब मैं एडल्ट होऊंगा या हूँ? द आंसर इज नो. प्रेफरेंस चेंज होगी एज योर एनवायरमेंट विल चेंज. कैन वी से दैट? Yes sir. Yeah. So given a particular environment, मैं let's say और given a particular period, अगर मैं इस पीरियड की बात करूं, हो सकता है मेरा एक्स स्टार वाई स्टार डिफरेंट आए. अगर मैं इस पीरियड की बात करूं, हो सकता है मेरा एक्स स्टार और वाई स्टार डिफरेंट आए. तो एक्स स्टार एंड वाई स्टार विल डिपेंड अपॉन योर एनवायरमेंट. और मैं उस एनवायरमेंट को डिफाइन कैसे कर रहा हूं? उस एनवायरमेंट को मैं अल्फा से डिफाइन कर रहा हूं. Since x star is dependent upon environment, I am saying x star is a function of some environment and y star is also a function of some environment, right? In this case, where alpha denotes my environment, so x star child is not equals to x star adult. Can we say that? Guys, can we say that? Yes, sir. Yes sir. अगर आपको ये चीजें क्लियर हैं कि जो भी अभी तक मैंने एक्सप्लेन करा, एग्जैक्टली वही सेम चीज मैम ने एक्सप्लेन, या फिर जो भी सर पढ़ा रहे हैं, मैम पढ़ा रहे हैं, उन्होंने एक्सप्लेन की हुई है विद मैथमेटिक्स को भी इंक्लूड करके. होता क्या है, हम जनरली मैथमेटिक्स से डरते हैं. बाकी इन दिस सब्जेक्ट यू विल लव दिस सब्जेक्ट, क्योंकि दिस सब्जेक्ट इज वेरी सिंपल और इसमें मैथ भी काफी सिंपल है. सो ये आपका मैम ने पीपीटी शेयर किया था. आई एम शेयरिंग द सेम पीपीटी एंड मैं यहीं से पढ़ूंगा और यहीं से आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा साथ के साथ. So what is economic rationality?
बिफोर वी स्टडी इकोनॉमिक रैशनैलिटी, हमें ये देखना है कि जो भी अभी तक मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन जिसको हम बोलते हैं माय ऑब्जेक्टिव फंक्शन, आई नीड टू मैक्सिमाइज माय यूटिलिटी। उसके बाद मेरा एक्स स्टार वाई स्टार का वैल्यू आया था, जब मैंने एक्स स्टार वाई स्टार की वैल्यू को डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन में पुट किया था, देन आई विल गेट इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। तो यही सेम चीज इस पेज में एक्सप्लेन्ड है बच्चे। लेट्स स्टार्ट। कंसीडर अ डिसीजन मेकर। अब आप डिसीजन मेकर हो, अपने आप को कंसिडर करना बच्चे कि दिस डिसीजन मेकर इज नथिंग बट यू, या फेसिंग अ पर्टिकुलर इकोनॉमिक सिचुएशन। वो इकोनॉमिक सिचुएशन चेंज होती रहेंगी। लेट्स से यू आर अ चाइल्ड और यू आर एन एडल्ट, राइट? सो फॉर अ पर्टिकुलर इकोनॉमिक सिचुएशन आप अभी डिसीजन लेना चाह रहे हो। अब डिसीजन अभी तक हम किसके लिए ले रहे थे? इन दिस सिचुएशन हम डिसीजन ले रहे थे कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स स्टार एंड वाई स्टार सच दैट माय यूटिलिटी गेट मैक्सिमाइज्ड। सिमिलरली अगर मैं इसको वेक्टर टर्म्स में लिखूं और मैं बोलूं मेरे पास सिर्फ दो वेरिएबल्स नहीं, मेरे पास n डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, सो अगर मैं इसको वेक्टर में लिखता हूं, कैन वी राइट x इक्वल्स टू x1 टिल xn टू बी n into वन वेक्टर ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स। आई एम वेटिंग फॉर 10 सेकेंड्स। अगर यही यहाँ पे किसी को भी डाउट है, डू लेट मी नो। सर क्या? सर मैंने ना लेट ज्वाइन किया था, तो आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई कि अभी तक हमने डायरेक्ट यूटिलिटी एंड देन एक्स स्टार वाई स्टार देन इनडायरेक्ट यूटिलिटी वही किया, वही किया। वही किया है ना अभी? हाँ हाँ, ठीक है। सिंस यू डोंट हैव एनी डाउट्स, आगे चलते हैं। अब मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि आपका जो यूटिलिटी फंक्शन है, यहाँ पे हमने जब नॉर्मल यूटिलिटी फंक्शन को सॉल्व किया था तो एनवायरनमेंट को बीच में नहीं लेके आए थे। बट क्या सच में हमें एनवायरनमेंट को बीच में नहीं लेके आना? अगर मैं रियल वर्ल्ड की बात करूं, अगर आप चाइल्ड हो या फिर अगर आप एडल्ट हो, तो आपके एनवायरनमेंट की वजह से आपका आंसर चेंज, जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज, या आपके एनवायरनमेंट की वजह से आपका आंसर चेंज होता है। दैट मींस जो भी मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इन दिस केस डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, क्या इसके अंदर एनवायरनमेंट का कंपोनेंट आना चाहिए? द आंसर इज ऑब्वियसली यस, क्योंकि उस कंपोनेंट की वजह से मेरा एक्स स्टार और वाई स्टार की वैल्यू चेंज हो रही है। सो इसलिए हम जो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख रहे हैं अपना, दैट इज अ फंक्शन ऑफ योर डिसीजन वेरिएबल्स एंड योर एनवायरनमेंट। या फिर से बोल रहा हूं, अभी तक हमने जो यूटिलिटी लिया था, दैट इज अ फंक्शन ऑफ ओनली एक्स। एक्स को मैं वेक्टर ले रहा हूं, वेयर एक्स इक्वल्स टू x1 एंड x2। इसको आप x समझ लेना उस क्वेश्चन में, और इसको आप y समझ लेना बच्चे, राइट? तो मैंने ये बोला, पहले हम सिर्फ यूटिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स लिख रहे थे, बट क्या सच में हमें यूटिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स लिखना है? द आंसर इज नो। वी नीड टू राइट एक्स एंड द एनवायरमेंट। तो उस एनवायरमेंट को, उस पैरा जो ये भी जो भी पैरामीटर है, इसको मैं बोल रहा हूँ ये एनवायरमेंट को डिनोट कर रहा है बच्चे। या सो एफ विच इज अ फंक्शन of x, that is decision variables comma environment, be the direct objective function। मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन है, आप वहीं से इसको रिलेट करोगे, राइट? सो दिस इज माय ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या करना होता है? या तो मैक्सिमाइज करना होता है या तो मिनिमाइज करना होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि मैं कॉस्ट की बात कर रहा हूँ या सेटिस्फैक्शन की बात कर रहा हूँ, राइट? तो अगर मैं सेटिस्फैक्शन की बात कर रहा हूँ, यूटिलिटी की बात कर रहा हूँ, वी नीड टू मैक्सिमाइज दिस फंक्शन बच्चे। या वेयर अल्फा denotes a1 to am be m into one vector of parameters representing the economic environment। अभी मैंने जो एग्जांपल दिया था उसमें कितने एनवायरमेंट से बच्चे? दो थे। अगर मैं बोलता हूं क्या ये तीन एनवायरमेंट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैंने ओल्ड एज भी ले लिया। नाउ अल्फा 1 इज डिनोटेड बाय चाइल्ड, अल्फा 2 इज डिनोटेड बाय एडल्ट एंड अल्फा 3 इज डिनोटेड बाय ओल्ड। मैंने यहाँ पे तीन इसलिए लिए क्योंकि आप शायद कंफ्यूज हो जाते कि सर डिसीजन वेरिएबल तो दो है, तो एनवायरमेंट भी दो होने चाहिए। द आंसर इज नो। एनवायरमेंट और डिसीजन वेरिएबल्स का नंबर अलग अलग हो सकता है बच्चे। या देयरफॉर दे हैव रिटन m here and they have written n here। डिसीजन में उन्होंने n यूज किया है और एनवायरमेंट के लिए उन्होंने m यूज किया है बच्चे। तो हमने क्या डिफाइन किया? ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन कर दिया, हमने अपना एनवायरमेंट डिफाइन कर दिया,
कि there are m different economic environments. Now gx comma a और अल्फा is nothing but the budget constraint. अब आपने बजट कंस्ट्रेंट यहाँ पे लिखा क्या था बच्चे? आपने बजट कंस्ट्रेंट को ये लिखा था. जब मैं इसको लैग्रेंज फॉर्म में लिखता हूं तो मैं कैसे लिखता हूं अपने यूटिलिटी के फंक्शन को? L is equals to utility x comma y, we need to maximize that, plus lambda. अब इस यहाँ पे ध्यान देना बच्चे, क्योंकि मेरा फोकस यहाँ पे है. m minus px into x minus py into y. So basically मैं इस फंक्शन को बोल रहा हूँ, this function is gx comma a, right? And that is equals to 0. Why this is equals to 0? Because we know that px into x plus py into y is equals to m. And if I take this towards this side, I'll get 0 is equals to m minus px into x minus py into y. And this is nothing but your budget constraint. Now I'm reading this, gx comma is equals to 0. Be a constraint on the choice of x, reflecting the technological feasibility और resource scarcity. जो हमने यूटिलिटी वाला एग्जांपल लिया था उसमें रिसोर्स स्केर्सिटी थी, योर इनकम इज फिक्स्ड बच्चे. फॉर एग्जांपल बजट कंस्ट्रेंट. अब मैं यहाँ पे अगेन 10 सेकंड्स के लिए रुक रहा हूँ. इफ यू फेस एनी चैलेंज टिल दिस पॉइंट, डू लेट मी नो. सर एक बार आप स्लाइड पे जा सकते हो दोबारा? हाँ हाँ, पीछे जाना है आगे जाना है आकाश? हो गया सर, थैंक यू. Cool, amazing. That shows you don't have any doubts. Then economic rationality is defined by the following optimization problem. That means L स्टार का मतलब समझ जाना कि हमने वो वाली वैल्यू पुट करी जो मैक्सिमाइज या मिनिमाइजेशन के बाद आ रही है. Here we are maximizing the function. Yeah? L star A is equals to maximizing x. This is my objective function subject to this is my constraint which is equals to 0. Where L star A is the indirect objective function. मैंने आपको बताया था जब भी आप डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शंस की वैल्यू x स्टार y स्टार जो भी आपका निकलेगा इसको आप डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन में डालोगे, व्हाट यू विल गेट इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन. तो यहाँ पे उन्होंने स्टार का मतलब जो भी मैक्सिमाइजेशन वाली वैल्यूज आई हैं x की, x इज माय वेक्टर, उसको जब मैं इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डालता हूं, सॉरी या इस डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डालता हूं, तो मुझे उससे क्या मिलता है? L स्टार A, which is nothing but indirect objective function. Any doubts anyone till this point? क्योंकि यहाँ पे डाउट आने के चांसेस मुझे लग रहा था होंगे. अगर है तो प्लीज बता दो. इसलिए मैंने आपको पहले यूटिलिटी वाला एग्जांपल दिया था कि सर वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहाँ से आ रहा है, मेरे दिमाग में वाला क्वेश्चन आया था. तो इसलिए इफ यू हैव एनी डाउट्स टिल दिस पॉइंट आई एम हैप्पी टू आंसर. इफ नो देन आई एम मूविंग ऑन. डू स्टॉप मी गाइस. या लेट x स्टार a, एक्स स्टार का मतलब जो भी मेरी मैक्सिमाइज्ड जो मैंने यूटिलिटी या ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज करके वैल्यू निकाली है, विद दैट इज नथिंग एक्स स्टार ए. मैंने आपको बताया था कि एक्स स्टार शुड बी डिपेंडेंट ऑन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. मैंने आपको ये भी बताया था कि एक्स स्टार सी इज नॉट इक्वल्स टू एक्स स्टार ए. देयरफॉर वी आर सेइंग दैट एक्स स्टार इज अ फंक्शन ऑफ योर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. बी द डिसीजन रूल ऑब्टेन्ड बाय द सॉल्यूशन. B, the decision rule obtained by the solution of optimization problem. तो जो भी हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन निकाला था, that is nothing but x star a. By definition we have L star a या फिर L star alpha is equals to, मैंने आपको बताया था कि आपको x star की वैल्यू कहां पे डालनी है बच्चे? यहाँ पे डालनी है. और इन्होंने एग्जैक्टली वही किया हुआ है, f x star alpha कॉमा अल्फा. और मैं ए और अल्फा को एक्सचेंज करके बोल रहा हूँ. आई एम रियली वेरी सॉरी, बट अभी के लिए क्योंकि यहाँ पे ए या फिर अल्फा एक ही है, मतलब ए और अल्फा अलग अलग नहीं है, दो चीज अभी. तो अगर मैं बाई चांस ए बोल रहा हूँ या फिर बाई चांस अल्फा बोल रहा हूँ तो इट अभी के लिए फॉर द टाइमिंग इट इज सेम, राइट? सो दिस इज स्लाइड नंबर 1. इफ यू हैव एनी डाउट्स टिल दिस पॉइंट लेट मी नो. कूल, ठीक है. Sir, one question. क्या शिवम?
why we have called L star alpha as the indirect objective function? बच्चे मैंने आपको बताया था इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या है कि जब भी मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में अपनी मैक्सिमाइज्ड वाली वैल्यू को रख देता हूं देन आई विल गेट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन और इनडायरेक्ट यूटिल फंक्शन, अगर आप यूटिल फंक्शन के हिसाब से उसको देख रहे हो तो। Yes, yes. तो यहाँ पे बच्चे हमने देखो क्या किया है आपका ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था बच्चे, एफ एक्स कॉमा ए, यही था। Hmm. अब अगर आपने एक्स स्टार की वैल्यू निकाल ली है तो एक्स स्टार की वैल्यू ये वाली हमें पुट करनी है यहाँ पे, तो मेरे पास इनडायरेक्ट आ जाएगा। तो which is nothing but x star which is a function of alpha or a comma a, can we say that this is nothing but indirect objective function? Okay. सिर्फ मैं Okay. x की जगह जो मेरी वैल्यू आई है बच्चे ऑप्टिमाइज करने वाली उसको लेके उसको पुट करो, दैट्स ऑल। But sir, L star तो हमारे पास फर्स्ट सिर्फ f of x comma a थोड़ी ना, वो तो f of x comma a minus g of x comma a alpha होगा ना? नहीं बच्चे यहाँ पे So क्योंकि just हमने say L is not Lagrangian equation. L is just the indirect function. एब्सोल्युटली, तो l को आप यहाँ पे लैग्रेंज नहीं ले रहा बच्चे में, ये दिस इज नॉट लैग्रेंजियन इक्वेशन, प्लीज रिमेम्बर दैट। Okay. यहाँ पे स्टार है बच्चे, एल को प्लीज, मैंने लैग्रेंज इसलिए आपको समझाया था क्योंकि मुझे आपको ये दिखाना था कि जीरो कैसे आ रहा है, सिर्फ उसी के लिए समझाया था। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पे ये अंडरलाइन मतलब अंडरलाइन नहीं बोल लो किसको अंडरलाइन किया था कि मैं सिर्फ इस चीज के लिए आपको समझा रहा हूँ। एल स्टार हियर इज नॉट रिप्रेजेंटिंग लैग्रेंजियन इक्वेशन, प्लीज रिमेम्बर दैट। या Okay. एल स्टार का मतलब क्या है कि जो भी आपने मैक्सिमाइज करके अपना आंसर निकाला था दैट इज नथिंग बट एल स्टार। Okay. Got it. या ओके, श्वेता एंड शिवम, एनी डाउट्स? No, sir. No sir. अब हम देख रहे हैं कि हम यहाँ पे दो चीजें लेंगे, एक लेंगे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस, एक लेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस। क्योंकि नॉर्मेटिव और पॉजिटिव हम क्लास 11 से सीखते आ रहे हैं या फिर क्लास 12 से सीखते आ रहे हैं। कैन यू टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मेटिव और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स? So Any- normative is what ought to be and positive is what actually is. एब्सोल्युटली, नॉर्मेटिव में मींस कि आइडियली क्या होना चाहिए, आइडियली क्या होना चाहिए। पॉजिटिव कि अभी क्या हो रहा है, करंट सिचुएशन में क्या हो रहा है, दैट इज पॉजिटिव। तो अगर मैं आपको यहाँ पे सिचुएशन देता हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे बच्चे, बहुत इजी समझ आ जाएगा। लेट्स से मैं आपको बोलता हूँ कि आपका यूटिलिटी फंक्शन ये था x इंटू वाई, राइट। और मैं आपको बोलता हूँ आपका x स्टार इज इक्वल्स टू, ये मैं आपको सॉल्व करके नहीं बोल रहा, प्लीज रिमेंबर दैट, मैं आपको ये सॉल्व करके नहीं बोल रहा। आई एम एज्यूमिंग दैट कि आपका x स्टार इज m बाय 3px आ रहा है। फिर से बोल रहा हूँ, सॉल्व करके नहीं बोल रहा, आई एम एज्यूमिंग दैट, राइट। बट आइडियली जब आप इसको सॉल्व करके कर रहे थे तो आपका x स्टार क्या आ रहा था, m बाय 2px, कैन वी से दैट। अब मुझे आप एक चीज का आंसर बताओगे कि a ज्यादा है या b ज्यादा है, लगाओ दिमाग। a में आपको ज्यादा कंजम्पशन मिल रहा है या b में मिल रहा है? B पे. एब्सोल्युटली B. b में मिल रहा है, क्योंकि b में डिनोमिनेटर कम है एज कम्पेयर टू a। इन दिस केस इफ आई एज्यूम दैट कि आप ये कंज्यूम कर रहे हो और आइडियली आपको ये कंज्यूम करना चाहिए था, आर यू रैशनल और इज योर बिहेवियर रैशनल इफ यू आर कंज्यूमिंग दिस एंड आइडियली यू शुड कंज्यूम दिस, इज योर बिहेवियर रैशनल इन दिस केस? No. एब्सोल्युटली नॉट। या एंड यही हम बोल रहे हैं कि आइडियली ये होना चाहिए था, इसलिए क्योंकि आपका बिहेवियर रैशनल नहीं है, इसलिए वी आर इन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस। अब एक बार इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। इन अ गिवन सिचुएशन ए, कोई भी पर्टिकुलर, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सॉरी फॉर दैट। इन अ गिवन सिचुएशन ए, कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन ले लो,
अभी के लिए दिमाग में रखना चाइल्ड, एडल्ट और ओल्ड, राइट? Assume that decision maker chooses XA. The word is assume that decision maker chooses XA, where XA को आप इससे रिप्रेजेंट कर सकते हो बच्चे फॉर द टाइम बीइंग, राइट? We may want to investigate whether or not XA is equals to X star A, where X star A is nothing but जो भी मेरा सॉल्व करके आंसर आया है, and X to the power A, so this is X to the power A and this is X star A. Yeah? In this case, where X star is not equals to X star A, जो कि इस सिचुएशन में है, these two are not equal, this corresponds to a lack of economic rationality. ये अभी हमने सीखा और आपने खुद ही आंसर दिया कि yes, this person is not at all rational. In addition, function XA, A, अब इसको प्लीज ध्यान से समझेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे A और अल्फा अब अलग अलग दिख रहे हैं मुझे. सो फंक्शन XA, अल्फा is less than function X star अल्फा, अल्फा is equals to L star A. इसको मैं एक साथ लिख देता हूँ so that you will have better understanding. पहले मैं यूटिलिटी के टर्म्स में लिख रहा हूँ. यूटिलिटी X स्टार, जस्ट अ सेकंड गाइस, इसको मैं अभी के लिए ना X स्टार A मान के चल रहा हूँ और A नीचे लिख रहा हूँ, इसको X स्टार अल्फा मान के चल रहा हूँ. ठीक है बच्चे, जस्ट टू मेक a little bit different. So this is X star A. Let's say अभी मैं A के बंडल कंज्यूम कर रहा हूँ, दो बंडल कंज्यूम नहीं कर रहा. And this is utility X star alpha. According to you, where you are getting higher utility, A और अल्फा? ध्यान से सोच के बताना. Alpha. अल्फा से. Absolutely alpha. So can we say that this is the case? Yeah. Now, अगर मैं इसको फंक्शन से ही रिप्रेजेंट कर लूं, कैन वी राइट फंक्शन एक्स ए कॉमा, उन्होंने अल्फा लिया है कि नहीं लिया है, लेट मी चेक दैट. या अल्फा एंड फंक्शन एक्स स्टार अल्फा कॉमा अल्फा, विच इज नथिंग बट एल स्टार अल्फा. इन दोनों में से बताओ, अगर मैं आपको बोल रहा हूं एक्स ए इज नॉट इक्वल्स टू एक्स स्टार अल्फा, इन दोनों में से ये वाली कंडीशन भी हो सकती है और ये वाली कंडीशन भी हो सकती है. कैन वी से दैट? से यस और नो. और नहीं समझ आ रहा तो प्लीज आस्क कि ये दोनों कंडीशंस कैसे हो सकती है और क्या लिखा है. आई एम हैप्पी इफ यू आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चंस गाइस. तो सेकंड समझ नहीं आया. सर मेरे ठीक है. को भी वाली समझ नहीं आई. ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है? नो सर. ठीक है, अभी सेकंड समझने के लिए पहले मैं इसको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए इरेज कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ. अब मैं अगर आपको बोलता हूं, लेट अस अज्यूम दैट योर एक्स स्टार ए इज इक्वल्स टू m by px and ideally x star alpha is equals to m by 2px. Can we say that in this situation utility x star a is more than utility x star alpha? Can we say that? Yes sir. So Yes. that means ये इक्वेशन 1 भी हो सकता है और इक्वेशन 2 भी हो सकता है. बोल सकते हैं ना, हो सकता है, क्योंकि मैं कुछ भी ज्यूम कर सकता हूँ कि मैं ये वाला कंज्यूम करना चाहता हूँ, राइट? ऑल्दो वो आइडियली हो नहीं सकता क्योंकि आपके पास कंस्ट्रेंट है, बट आई कैन अज्यूम एनीथिंग, राइट? फॉर द टाइमिंग आई एम अज्यूमिंग दैट कि मैं ये वाला भी कंज्यूम कर सकता हूँ. सो इक्वेशन 1 कैन ऑल्सो हैपन, इक्वेशन 2 कैन ऑल्सो हैपन. देयरफॉर इन टर्म्स ऑफ फंक्शन कैन वी राइट दिस f x a comma alpha, f x star alpha comma alpha, which is equals to L star alpha. पहले इनइक्वालिटी की बाद में बात करेंगे, पहले सिर्फ इसको देखना बच्चे, जो मैंने अभी ब्रैकेट्स रेक्टेंगुलर में डाले हैं. क्या ये दोनों इक्वल हमेशा रहेंगे? ये इसका आंसर दे दो पहले आप मुझे. Yes sir. ये तो रहेंगे, यस सर. राइट? अब मैं आपसे पूछता हूं, इसको अगर आप फर्स्ट इक्वेशन से देख रहे हो
तो ऑब्वियसली फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से ये वाली कंडीशन बैठ रही है। इसको अगर आप सेकंड इक्वेशन से देख रहे हो तो ये वाली कंडीशन बैठ रही है। तो इन दोनों में से कोई भी चीज पॉसिबल है, मोर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है। कैन वी से दैट? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Therefore, they have used the word if. If का मतलब कि कोई भी कंडीशन हो सकती है, बट हम ये वाली कंडीशन ले रहे हैं। कौन सी वाली बच्चे? फर्स्ट वन। Yeah. So if in addition fxa comma alpha is less than fx star a, fx star alpha comma alpha is equals to L star a, then a lack of economic rationality implies a welfare loss. Why we are saying that there is a welfare loss for the decision maker? Think and answer. Why we are saying there is a welfare loss in this situation where fxa comma alpha is less than fx star alpha comma alpha? Why there is welfare loss? Think and answer. लगाओ दिमाग। तो जितना आइडियली हमें कंज्यूम करना चाहिए था हम उतना कर नहीं रहे, तो हमारी यूटिलिटी लेस हो रही है, तो इसलिए वेलफेयर लॉस है। एब्सोल्युटली बैंग ऑन। तो आइडियली मुझे ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए था। अगर मैं ज्यादा कंज्यूम कर सकता हूं, क्योंकि मेरा कंस्ट्रेंट इतना है कि मैं ज्यादा कंज्यूम कर सकता हूं, बट मैं आइडियली उससे कम कंज्यूम कर रहा हूं, तो वी ऑल नो दैट द मोर यू कंज्यूम द मोर यूटिलिटी यू विल गेट। इन दिस केस सिंस आपने कंजम्पशन को ही अपने कम कर दिया, ऑब्वियसली आपको कम यूटिलिटी मिलेगी एज कंपेयर टू जितना आप कर सकते थे। देयरफॉर वी आर सेइंग दैट देयर इज वेलफेयर लॉस। Now I am again waiting for 10 seconds. Please read till here and let me know if you have any doubts. So I just need one clarification. When Yeah. we are saying that this f x alpha, x to the power a, comma a is less than x star, so we are assuming that x to the power a is less than x star alpha. मतलब Absolutely. वो वाला कंडीशन है ना? Absolutely. तो यहाँ पे इन्होंने नॉट इक्वल्स टू लिया है, इसलिए दे आर सेइंग इफ, राइट। और वैसे भी प्रियंका ये ना फंक्शन पे भी डिपेंड करते हैं कि वेदर वी हैव इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। हमने क्योंकि एग्जांपल यूटिलिटी फंक्शन का लिया है, वो हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन ही होते हैं ज्यादातर, तो और जो मैंने लिया वो इंक्रीजिंग फंक्शन ही है। इन दैट केस जो आपने बोला वो करेक्ट है, बट अगर यूटिलिटी फंक्शन डिक्रीजिंग, मतलब अगर कोई भी फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो जो आपने बोला वो गलत है बच्चे। तो yes, इससे वो फंक्शन पे डिपेंड करता है कि वो फंक्शन है क्या। Sir, if the case is, if the sign is opposite, that is, if xa is greater than f x star, so then can we say that it is welfare gain and not lack of economic rationality? पहले मुझे एक बात बताना, मैं सही आपका नाम सही बोल रहा हूँ कहीं, इस नेहाक्षी तो नेहा बोल लूँ ना, चलेगा ना? बोला Yes. लग जाएगा, ठीक है, कुल। नेहा, इन दिस केस आप खुद दिमाग लगाओ, क्या सेकंड कंडीशन जो मैंने लिखी थी क्या वो पॉसिबल है? Sir, maybe in case of bad commodities. क्या बैड कमोडिटीज में आपकी यूटिलिटी कम नहीं हो जाएगी? मतलब सर साइन अपोजिट होगा तो बैड कमोडिटीज में अगर तो फिर साइन, से वो वेलफेयर गेन हो ही नहीं सकता, क्योंकि यू आर कंज्यूमिंग मोर। यस सर। तो वो अगर, क्या आप कभी भी आप एज्यूम करोगे कि आप बैड को ज्यादा कंज्यूम करोगे? सर अगर बैड ज्यादा कंज्यूम हो रहा है तो वेलफेयर लॉस होगा। एब्सोल्युटली, वो वेलफेयर गेन हो ही नहीं सकता। हाँ जी, तो सर साइन अपोजिट वाला केस विल ओनली बी फॉर बैड कमोडिटीज। नहीं, वो यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बोला था। अब सोचो दिमाग लगा के, क्या वो एक्चुअली में हो सकता है? हम मैथमेटिक्स लगा के सॉल्व कर रहे हैं यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। मतलब जो भी हमारा कंस्ट्रेंट है, मैथमेटिकली मुझे पता लग रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्टार एंड वाई स्टार। क्या Yes. उससे ज्यादा आप कंज्यूम कर सकते हो? द आंसर इज नो। ओके सर। आप उतने उसके इक्वल कंज्यूम कर सकते हो, बट उससे ज्यादा यू कांट कंज्यूम। देयरफॉर जो भी हमने इक्वेशन 2 लिखी है फंक्शन और यूटिलिटी के टर्म्स में, वो एक्चुअली हैपन ही नहीं करेगा। ओके सर। या यस सर, थैंक यू सर। एनी मोर डाउट्स गाइस? ठीक है, कूल।
In this context, we may want to know the welfare implication of actual behavior. अब उसकी implications क्या है और कैसे निकालेंगे वो that is a different issue. वो measurement करेंगे so on and so forth. This corresponds to normative economic analysis. The reason being actually में मुझे ये चीज चाहिए थी, but अगर they are not equal तो अभी current में ये, but ideally ये चीज होनी चाहिए थी. Therefore, we are calling this as normative economic analysis. In this case, the consumer is not at all rational. क्योंकि अगर वो rational होता तो ये चीज कभी भी not equals to में होती नहीं, ये चीज हमेशा equals to में होती. Does that make sense? Does that make sense, guys? Yes, sir. अब बात करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की. जब भी हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करें तो हम ये देखेंगे कि अभी करंट में क्या हो रहा है, राइट? अब जब भी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो हम बोल रहे हैं कि करंट में कंज्यूमर इज ऑलरेडी रैशनल. इफ कंज्यूमर इज रैशनल तो मुझे कुछ भी अज्यूम करने की जरूरत नहीं है. इन दैट केस एक्स ए इज इक्वल्स टू एक्स स्टार अल्फा. देन द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्चुअल ऑब्जर्व बिहेवियर दैट इज एक्स ए are the same as the properties of X star A because consumer is rational. Rational का मतलब क्या? Although हम कोई भी rational नहीं है, rational का मतलब क्या? उसको पता है कि उसका जो constraint है, given the constraint, उसकी utility कहाँ पे maximized हो रही है. Therefore, वो consumer वही bundle consume करेगा जहां पे उसकी utility maximize हो रही है. In that case, XA is equals to X star alpha. In this context, the investigation of actual economic behavior correspond to positive economic analysis, जो कि अभी हो रहा है. मतलब कंज्यूमर रैशनल है तो कंज्यूमर एक्स ए ही चूज कर रहा है, which is equals to x star alpha. Now I am giving you guys 10 to 20 seconds. एक बार ये पूरा पढ़ लो जो कि इस पेज में गिवन है, then we'll move on. सर नॉर्मेटिव एनालिसिस कैसे, उसका एक्सप्लेनेशन एक और बार दे दो. हाँ, नॉर्मेटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम क्या बोलते हैं कि आइडियली क्या होना चाहिए, वो हो नहीं रहा अभी, पर आइडियली वो होना चाहिए था. तो अभी क्या हो रहा है नॉर्मेटिव में? द कंज्यूमर इज चूजिंग एक्स ए, बट आइडियली उसको क्या चूज करना है? एक्स स्टार ए. सिंस एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स स्टार ए, देयरफॉर वी आर सेइंग दैट कि आइडियली एक्स स्टार ए अल्फा में उसको रहना चाहिए, बट वो एक्स ए में रह रहा है. देयरफॉर वी आर सेइंग दैट दिस इज नथिंग बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस. सर व्हेन दे से आइडियली तो ऐसा नहीं लगता कि मतलब रैशनल बिहेवियर होना चाहिए, बट इस केस में उल्टा कर. एब्सोल्युटली यू आर राइट. कौन श्वेता बोल रहे हैं ना? यस सर. श्वेता, एब्सोल्युटली यू आर राइट कि रैशनल बिहेवियर नहीं है तभी तो वो नॉर्मेटिव की तरफ जा रहे हैं हम. कि अगर रैशनल होता तो नॉर्मेटिव की तरफ जाते नहीं, वो तो पॉजिटिव में ही रहते हैं ना बच्चे. आर यू Yes, गेटिंग व्हाट आई एम जब सेइंग? वो when they say ought to be, so you kind of think कि मतलब बेस्ट वाले का ही इंडिकेट कर रहे होंगे, बट इस केस में उल्टा है. क्यों इस केस में उल्टा क्यों है? सर बिकॉज एक्स ए कंज्यूम कर रहे हैं ना, इंस्टेड वी शुड बी गोइंग फॉर एक्स स्टार अल्फा. सो हाँ. आइडियली इट्स एक्स स्टार अल्फा, राइट? सो मेरे साथ तो ये पॉजिटिव. आइडियली इट्स नॉट एक्स स्टार अल्फा. आइडियली कंज्यूमर अभी क्या कंज्यूम कर रहा है आपके हिसाब से श्वेता? एक्स स्टार अल्फा या एक्स ए? इन द नॉर्मेटिव केस ही इज चूजिंग नॉर्मेट, हाँ करेक्ट. सो इन द नॉर्मेटिव केस वो एक्स ए कंज्यूम कर रहा है, बट आइडियली उसको क्या कंज्यूम करना चाहिए? एक्स स्टार अल्फा. तो आइडियली जो उसको कंज्यूम करना चाहिए क्या वो अभी कंज्यूम कर रहा है? नहीं. तो वो प्रेजेंट में तो कंज्यूम कर नहीं रहा, जो करंट में चल रहा है वो तो अलग ही कंज्यूम कर रहा है. ओके ओके ठीक है, गॉट इट. एनी मोर डाउट्स एनीवन? ठीक है, कूल. अब हम देख रहे हैं कि हम मेजरमेंट कैसे करेंगे. सो ये बहुत इजी है, बहुत सिंपल है. एक बार इसको पढ़ लेते हैं. In any empirical economic analysis, it is necessary to obtain measurements of XA alpha and GXA, objective function, constraint. So sorry, we will present the argument using the utility function fx, यहाँ पे इन्होंने डॉट लिया हुआ है, which is equals to fxa or fx alpha, representing the preference of the decision maker. तो अब आप फ्यूचर में एक्स ए नहीं देखोगे, अब सीधा एफ एक्स डॉट देखोगे, विच इज नथिंग बट द यूटिलिटी रिप्रेजेंटिंग द प्रेफरेंसेस.
However, keep in mind that similar arguments can be represented with respect to function gx dot, which is nothing but gx alpha. तो यहाँ पे सिर्फ ये बता रहे हैं कि जो हम अल्फा को डॉट से रिप्लेस करें, दैट्स ऑल. अब हम कैसे मेजर कर सकते हैं? तो फर्स्ट इज ऑर्डिनल मेजरमेंट. हम सबको पता है इन द केस ऑफ ऑर्डिनल मेजरमेंट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑर्डर देते हैं यूटिलिटी फंक्शंस को. इन दिस केस अगर आपने अभी तक हमने क्या किया था, अगर मैं यहाँ पे यूटिलिटी फंक्शन ले लूँ, let's say utility is equals to again a well-behaved function xy. Let's say your income is equals to 100, price of x is equals to 1, price of y is equals to 1 for the timing. बहुत सिंपल इक्वेशन लेते हैं, इसको 10 ले लेते हैं, हमारे लिए सिंपल इजी हो जाएगा. In that case, what is the value of utility that you are getting here? So can we say that in this case utility is equals to m square, which is equals to 100 by 4. आंसर आई थिंक 25 आएगा. Am I correct? 25 ही आ रहा है आप सबका आंसर. Yes, sir. Yeah. Okay. So here utility is equals to 25. अगर मैं आपको बोलता कि एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे. अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि m is equals to 5, px is equals to 1, py is equals to 1, what is your utility? लगा दिमाग. By 4, 12.5, 6. Is your answer 6.25? Yes, sir. Yes, अब sir. अगर मैं आपको बोलूं कि अब आपको रैंक करना है तो आप रैंक फर्स्ट किसको दोगे? ऑब्वियसली हम ए को रैंक फर्स्ट देंगे और सेकंड रैंक बी को देंगे. कैन वी से दैट? या Yes, sir. अब इन द केस ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी मैं ये नहीं देख रहा कि ये और ये इन दोनों में कितना डिस्टेंस है, मैं सिर्फ रैंक्स को देख रहा हूं. अगर हो सकता था कि ये 25 होता, ये 24 होता, तब भी मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं सिर्फ ऑर्डर को देख रहा हूं. ऑर्डर शुड रिमेन सेम. ये ए शुड बी प्रेफर टू बी. या तो बेसिकली मैं इन दोनों का डिस्टेंस नहीं देख रहा हूं. इन द केस ऑफ ऑर्डिनल मेजरमेंट मैं सिर्फ रैंक्स को देख रहा हूं. राइट? तो अगर मैं इसको अब मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन कर देता हूं, लेट्स से दोनों जगह मैंने स्क्वायर लगा दिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. इन दिस केस what is the utility that you will get given the, इसको हम 6.25 ले लेते हैं. इन दिस केस जो भी आपके पास आंसर आएगा ना बच्चे, वो सेम इन टर्म्स ऑफ ऑर्डरिंग, ऑर्डरिंग आपकी चेंज नहीं होगी. कैन वी से दैट? ऑर्डरिंग आपकी चेंज होगी. अभी भी आप ए को ज्यादा रैंक दोगे एज कम्पेयर टू बी. अगर नहीं ट्रस्ट आ रहा तो एक बार इसको सॉल्व करके देखो. अगर आपका यूटिलिटी फंक्शन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, एम ये है, पी एक्स ये है, पी वाई ये है, जल्दी से मुझे ए और बी के वैल्यूज बताओ, फिर हम इसको आगे लेके चलेंगे फटाफट. आई थिंक सेम ही आंसर आएगा आपका. इज योर आंसर सेम? भाई सेम आंसर आ रहा है. इतना टाइम लग रहा है सॉल्व करने में. जल्दी से सॉल्व करो फटाफट. Yes, are you getting same answer 25 and 6.25 or different? नहीं, आंसर डिफरेंट होगा, स्क्वायर में हो जाएगा. तो ये आंसर होगा आपका 5. This will be 25 का स्क्वायर
I think yeah, this is 25 का square if I'm not wrong, and this is 625 का square. Are you getting the this answer or different? I'm audible. Yes, sir. ठीक है, cool. I'm waiting for your answer. जब आप आंसर दोगे तो ही मैं आगे चलेंगे ना. Yes, sir, same है. सेम आंसर आ रहा है कि जो मैंने लिखा वो आ रहा है? 25 का Sir, स्क्वायर. X star Y star same आएंगे, बस utility square. एब्सोल्युटली एक्स स्टार वाई स्टार सेम आएंगे, यूटिलिटी का स्क्वायर हो जाएगा. इन दैट केस अगेन कह रहा हूं, मुझे डिफरेंस से फर्क नहीं, डिस्टेंस से फर्क नहीं पड़ता. इन दैट केस मैं रैंक उन दोनों की सेम ही रखूंगा. ए शुड बी प्रेफर टू बी. डज दैट मेक सेंस? Yes, sir. Yes, sir. तो एक बार ऑर्डिनल मेजरमेंट देखते हैं. द फंक्शन एफ एक्स डॉट कैन बी मेजर्ड बेस्ड अपॉन ऑर्डिनल स्केल. ऑर्डिनल मतलब वेयर वी कैन रैंक, वेयर वी कैन ऑर्डर. This is the situation where fxa is defined up to a monotonic increasing transformation. मैंने आपको monotonic transformation करके दिखाया था बच्चे. हमारा यूटिलिटी फंक्शन ये था. आफ्टर डूइंग monotonic transformation मैंने दोनों को स्क्वायर कर दिया था. देन हमारे यूटिलिटी फंक्शन ये बन गया था. एंड व्हाट दे आर सेइंग, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग ट्रांसफॉर्मेशन. ये वर्ड का भी ध्यान रखना क्योंकि अभी हम ये वर्ड आगे यूज करेंगे. इन दिस केस how they are defining the next function, जो मैंने ये वाला फंक्शन डिफाइन किया था, how they are defining that, they are saying, याद रखना जो पहले वाला जो आपका एक्चुअल फंक्शन है वो है बच्चे f x comma dot. Here what they are writing f0 x comma dot, and obviously यहाँ पे 0 या फिर यहाँ पे not नहीं है. So this is a different function, this is a different function. How they both are different, let's see that. F not x dot is equals to capital F, which is a function of this f x dot, where f, which is a function of f small f, is an increasing function. Although मैंने mathematical terms में read करा है, if you have any doubts here तो मैं इसको deeply explain करूंगा. मेरे हिसाब से ये well explained है, but guys if you face any doubts, क्योंकि I know अगर डाउट्स आएंगे तो ऑब्वियसली यू शुड आस्क, तो प्लीज लेट मी नो. आई एम वेटिंग फॉर 10 to 20 seconds. Perfect. Clear. Okay, cool. Then f naught and f give representations of the same preference structure. Now what do you mean by same preference structure? कि उसकी रैंकिंग में कोई भी चेंज नहीं आ रहा. अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे भी मैं ए इज प्रेफर्ड ओवर बी आ रहा था. अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे भी ए इज प्रेफर्ड ओवर बी आ रहा था. अगेन आई एम नॉट लुकिंग फॉर द डिस्टेंस बिटवीन यूटिलिटीज बिटवीन ए एंड बी. आई एम लुकिंग फॉर देयर ऑर्डरिंग, राइट? सो it f naught and f will represent the same preference structure. Any doubts, anyone? ठीक है. अब मैं इसको अगर डिफरेंशिएबिलिटी कंडीशन के साथ देखता हूं तो मुझे क्या करना है, हम इस फंक्शन को लेके चल रहे हैं बच्चे. दिस इज माय फंक्शन. डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, so that this is del f naught by del x is equals to. अब यहाँ पे याद रखना, अगर आपका x चेंज होगा तो स्मॉल f चेंज होगा, स्मॉल f चेंज होगा तो कैपिटल F चेंज होगा. अगर यहाँ पे x चेंज होता तो यहाँ पे तो सिंपल था कि f नॉट में क्या चेंज आ रहा है, विच इज इक्वल्स टू, अगर आपका x चेंज होता तो f चेंज होता स्मॉल f, और अगर स्मॉल f चेंज होता तो कैपिटल F में क्या चेंज आता. ऑल्दो क्योंकि ये उन्होंने हॉरिजॉन्टली लिखा है, मैं एक बार इसको ढंग से लिख देता हूँ. del f naught by del x is equals to del capital F by del f into del f by del x. अगर x में चेंज होता तो f में क्या चेंज होता, अगर स्मॉल f में चेंज होता तो f में क्या चेंज होता. यहां तक किसी को कोई भी डाउट है? अमेजिंग. अब गाइज आप मुझे एक चीज का आंसर बताओगे. मैंने यहाँ
ये इसका जो साइन है वो क्या होना चाहिए, गिवन दैट व्हाट वी आर डूइंग मोनोटोनिक इंक्रीजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो भी फंक्शन हमने लगाया है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, देयरफॉर कैन वी से दैट del f by del small f is more than 0? Can we say that? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. अब मुझे आप एक चीज का आंसर बताना, जो इसका साइन होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है वही साइन इसका होगा, क्योंकि अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि दिस इज पॉजिटिव। कैन वी से दैट? Yes, sir. Right, implying that the sine of del f naught by del x is equals to sine of del f by del x, since del capital F del f is more than 0। याद रखना, एक बात बता रहा हूं, अगर ये बच्चे साइन इक्वल नहीं हुए इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब इसका भी कोई मीनिंग नहीं है। अगर अभी नीचे आएगा कि आपके साइन डिफरेंट हो रहे हैं, उसका मतलब क्या है कि इसका कोई मीनिंग नहीं है इफ देयर इज अ डिफरेंस इन साइन, वो भी सेकंड डेरिवेटिव में देखते हैं। ऑल्सो इन द केस वेयर एक्स इज अ स्केलर, बेसिकली हम सेकंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब इस फंक्शन को पहले मैं सेकंड डेरिवेटिव निकालता हूँ। अगर मैं यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव निकालूंगा, व्हाट शुड आई राइट? एफ डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, चेन रूल लगानी है सिंपल, तो पहले मैं इसको कांस्टेंट मान के इसको चेंज कर रहा हूँ। व्हाट आई विल गेट? डेल एफ बाय डेल स्मॉल एफ इनटू डेल स्क्वायर एफ बाय डेल एक्स स्क्वायर, प्लस अब मैं इसको कांस्टेंट मान रहा हूँ डेल कैपिटल एफ बाय डेल एफ। अब एक चीज याद रखना, अगर स्मॉल एफ में चेंज होगा तो स्मॉल एफ में चेंज हो किस वजह से रहा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्स के अंदर चेंज हो रहा होगा, इनटू डेल एफ बाय डेल एक्स। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? से यस और नो? नहीं समझ आया तो बोल दो नो, इट्स ओके। सर प्लीज इसको दोबारा बता दें। फिर एक बार वापस समझा दो ये। यहां तक तो क्लियर है ना, प्लस से पहले तक ये वाला पार्ट क्लियर है कि ये भी दोबारा से समझाना? यस सर। ये क्लियर है, अमेजिंग। तो इसके लिए कोई दूसरा पेन यूज करते हैं। अब मुझे चेन रूल के हिसाब से इसको कांस्टेंट लेके चलना है। कैन वी से दैट? इसको मैं अलग से लिख देता हूँ, पहले लिख देता हूँ डेल एफ बाय डेल एक्स, और इसको चेंज करना है मुझे। सो अगर मैं इसको चेंज करता तो आंसर आता डेल स्क्वायर एफ बाय डेल एफ स्क्वायर, राइट। इन दिस केस आप बताओ ये एफ कब चेंज होगा? जब एक्स चेंज हो रहा होगा, राइट। सो देयरफॉर इनटू डेल एफ बाय डेल एक्स भी आना चाहिए यहाँ पे। कैन वी से दैट? यस सर। या Yes, sir. अब इसको अगर आप और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, आर यू गेटिंग दिस इक्वेशन जो यहाँ पे लिखी हुई है? Yes, sir. Any doubts anyone till this point? तो क्लियर। ठीक है, अब देखना है यहाँ पे बच्चे साइन मैच नहीं करेंगे। अब मुझे किसके साइन को देखना है? मुझे इसके साइन को देखना है विद दिस साइन, क्योंकि मेरा एक्चुअल फंक्शन ये था, मैंने मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन करके फंक्शन को ये बना दिया था। तो मुझे देखना है कि साइन सेम है कि डिफरेंट है। इन दिस केस मुझे पता है कि इसका साइन क्या है बच्चे, पॉजिटिव, बिकॉज दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका साइन आई नीड टू सी। अब मुझे आप एक चीज का आंसर बताओ, इसका साइन क्या हम लोगों को पता है? द आंसर इज नो, हमें इसका साइन नहीं पता, क्योंकि हमने क्या बोला है कि फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। हमने कभी भी रेट की बात नहीं करी कि इट विल इंक्रीज एट व्हाट रेट। तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, दैट मींस द फंक्शन विल मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, दैट मींस योर फंक्शन विल मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एट increasing rate. Since we do not know the sign of this particular component, therefore
the sign of this and the sign of this are not same or may differ, right? In this case, can we say that since del square f by del f square, इसकी बात कर रहा हूं, in this case इसकी बात कर रहा हूं, can either be positive or negative, it follows that sign of del square f by del x square, so sorry, पहले में हम इसकी बात कर रहे हैं बच्चे, so sorry, since del square capital F divided by del small f square, इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने रेट की बात नहीं की थी, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इट फॉलोज दैट साइन ऑफ del square f by del x square, del square f by del x square may differ from the sign of del square f naught by del x square. This implies that the sign of del square small f divided by del x square is not meaningful, क्योंकि यहाँ पे साइन का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. आई एम गिविंग यू 2 minutes टू रीड इट अगेन, और यहां तक मुझे बताओ कि आपकी क्या समझ आ रहा है यहां तक. सर एक बहुत ही माइनर डाउट था, शुड एफ बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन या फिर सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन तो तब भी हो जाएगा? आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग में डिफरेंस क्या कर रहे हो? आप ये डिफरेंस कर रहे हो ना कि उसका वैल्यू मोर देन 0 होना चाहिए फर्स्ट डिफरेंशिएशन यस का. सर। तो हम अगर फर्स्ट डिफरेंशिएशन का वैल्यू मोर देन 0 ही लेके चल रहे हैं फॉर द टाइम बिंग, या सर तो फिर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं लिखना चाहिए? बट यहाँ पे हम मोनोटोनिक इंक्रीजिंग को कभी भी मतलब हम ऑल्दो यू कैन से दैट कि इक्वल्स टू मोर देन इक्वल्स टू 0, बट इन दिस केस हम इक्वल टू 0 वाला केस लेंगे ही क्यों? लगाओ दिमाग. अगर वो इक्वल टू 0 वाला केस है, इसका मतलब फंक्शन तो कांस्टेंट ही है. मतलब Yes. जो मैंने यूटिलिटी फंक्शन एक्स वाई लिखा था इनटू एक्स इनटू वाई, वो तो सेम ही रहा, राइट? यस सर। तो वो केस लेंगे ही क्यों हम लोग? कभी लेंगे ही नहीं वो वाला केस तो. या मतलब स्लोप सेम होगा बट फंक्शन का मतलब दिखने में फंक्शन कैन बी। हाउ कैन यू टेल मी? इक्वल टू जब 0 हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि मोनोटोनिकली कांस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो आप. कैन वी से दैट? यस सर, एक्चुअली मैं ना ग्राफ के पर्सपेक्टिव से सोच रही थी, अगर एफ की वैल्यू बढ़ भी रही है बट कैपिटल एफ की वैल्यू स्टैटिक रह रही है तो फिर वो इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ, बट देन आई एम नॉट श्योर विल इट शो द सेम प्रेफरेंस स्ट्रक्चर और नॉट। एक सेकंड, वो इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे हो बच्चे? एक बार यहाँ पे बताना मुझे, आप ग्राफ कैसे बना रहे हो आप? सर जैसे आप नॉर्मली ऐसे ड्रॉ करो और फिर एक इंक्रीजिंग फंक्शन जैसे बनता है वैसे। ये रहा इंक्रीजिंग फंक्शन. सर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना, जैसे इंक्रीजिंग फंक्शन हो कि बीच में कहीं स्लोप इज 0। Yes, sir. So f is on the x-axis. If f is ये increasing कौन at सा the एफ की बात कर रहे हो, कैपिटल या स्मॉल? small f on the अब x-axis, यहाँ पे? a capital F. अच्छा, आप बताओ. If the small f की value is increasing, but the at this point जहाँ पे 0 मतलब 0 slope है, हाँ तो यहाँ पे f की value same, capital F की value same ही रह रही है, हाँ. तो यहाँ I'm not sure कि मतलब same preference structure आएगा या नहीं। यहाँ पे श्वेता, यहाँ पे इन दिस केस ऑल्सो आपका सेम प्रेफरेंस स्ट्रक्चर आएगा. द रीजन बीइंग हम लोग ऑर्डरिंग की प्रेफरेंस को देख रहे हैं कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, राइट? और आइडियली ये वाला फंक्शन आप कभी भी कंसिडर करोगे नहीं, क्योंकि अगर ये वाला फंक्शन बीच में आ रहा है तो आपने मोनोटोनिकली फंक्शन को ट्रांसफॉर्म ही नहीं करा, राइट? Yes sir, क्योंकि यही मैं सोच रही थी कि f की वैल्यू तो यहाँ सेम ही आएंगी सब में, तो मैं Correct. ऑर्डर करूँ कैसे इनको? तो वो पॉसिबल ही नहीं है बच्चे, तो ये वाला हम अवॉइड करते हैं. तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो फर्स्ट अगर फिर डेरिवेटिव है, strictly increasing लिख दें करेक्ट तो फिर तो ये पूरा conundrum will go away। क्यों, व्हाई? सर जैसे ये ग्रेटर देन 0 है ना, अगर सिर्फ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिख दे कैपिटल एफ को, हाँ तो हाँ. फिर ही तो खत्म हो जाएगा कंफ्यूज। बट यहाँ पे उन्होंने बेसिकली आपकी कंफ्यूजन को तो वैसे दूर कर दी ये लिख के. यस सर, हाँ तो ये वो लिख तो के वैसे करो। वो तो वैसे कंफ्यूजन दूर होगी बच्चे, राइट? यस सर, गॉट इट।
Guys, I'm waiting for you. मैं आपका वेट कर रहा हूँ. Whenever you're done, do let me know. सर एक बेसिक डाउट है, जैसे आपने बोला कि जब डेल एफ अपॉन छोटा एफ, मतलब जब हम लोग कांस्टेंट वाला वो ले रहे हैं तो बेसिकली इट इज नॉट मेकिंग सेंस इन ऑर्डिनल टर्म्स, बट अगर मेरा मेजरमेंट अप्रोच कार्डिनल होता तो वुड इट मेक सेंस? कार्डिनल में हम ऑर्डिनल को भी डिस्कस नहीं करेंगे बच्चे. अभी नेक्स्ट हम कार्डिनल डिस्कस ही करेंगे. आपका नेक्स्ट कार्डिनल ही है, तो आपको जो भी डाउट है कार्डिनल से रिलेटेड हम उसको कवर करेंगे बच्चे. अभी नहीं तो कंफ्यूजन. गाइस, कैन वी मूव ऑन और शुड आई वेट? Ramansh can't hear you. Yes, sir, we can move on. तो जब हम बोल रहे हैं कि आपका सेकंड डेरिवेटिव इज नॉट मीनिंगफुल, तो बेसिकली इन कंज्यूमर थ्योरी वी आर सेइंग दैट डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज नॉट मीनिंगफुल एट दिस पॉइंट. तो यहाँ पे हम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी यूटिलिटी फंक्शन लेते हो, इसमें अगर आप मार्जिनल यूटिलिटी किसी भी एक की देख रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं मार्जिनल यूटिलिटी एक्स की देख रहा हूँ और मैं फंक्शन दूसरा ले लेता हूँ, लेट्स से योर फंक्शन इज एक्स क्यूब बाय वाई. इन दिस केस आपके मार्जिनल यूटिलिटी क्या आएगी बच्चे? 3x स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर इनटू वाई. आपका नाउ वी नीड टू सी वेदर दिस इज अ डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन. इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, व्हिच इज 6xy. क्योंकि x और y दोनों पॉजिटिव हैं, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो इसलिए हम बोलते हैं इन द केस ऑफ ऑर्डिनल आपको डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज नॉट एट ऑल मीनिंगफुल. डज दैट मेक सेंस? Yes, sir. ठीक है. Now cardinal measurement. In cardinal measurement, there are two approaches. First is interval scale. Interval scale का पहले मैं आपको मतलब बता देता हूँ. जो भी हम यूटिलिटी मेजर करेंगे ना, वो एक पर्टिकुलर इंटरवल में गिवन होगी. फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ 10 से लेकर 20 तक. अब अगर मैं इसका मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ, सो इन दिस केस हमें ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली पॉजिटिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करना है. इन दैट केस जो भी आपका नेक्स्ट इंटरवल आएगा, जो भी आएगा आपका नेक्स्ट इंटरवल, उसके अंदर ये गैप जो है, यहाँ पे गैप कितना है बच्चे? 10 का गैप है. तो जो भी आपका नेक्स्ट इंटरवल आएगा उसके अंदर गैप सेम रहेगा, विच इज 10. यही हम बात बोल रहे हैं सिर्फ. राइट? एक बार देख लेते हैं इसको. The function f(x) dot can be measured based upon interval scale. This is a situation where f(x) dot is defined up to a positive linear transformation. Positive linear transformation. तो हमने अब नया फंक्शन कैसे बनाया? f मैं नाम भूल गया, जीरो को क्या बोल रहे थे हम लोग? नॉट. करेक्ट, थैंक यू. f naught x dot is equals to a plus b f x dot. तो हमने क्या किया? पॉजिटिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किया है. इसका मतलब क्या है? वेयर वैल्यू ऑफ b शुड बी मोर देन 0. हमने पॉजिटिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किया बच्चे, वेयर वैल्यू ऑफ b इज मोर देन 0. देन f dot and f give representations of the same preference structure. अगर आपको एक एग्जांपल लेना है तो कोई भी एग्जांपल ले लो. लेट्स से अगर मैं बोलता हूँ f dot x dot x comma dot is equals to maybe 7 plus 2 f x dot, right? Or sorry, f x dot. इन दिस केस लेट्स से आपका पहले जो इंटरवल था उसके हिसाब से आपका ये आंसर आ रहा था. किसके हिसाब से? एफ एक्स डॉट के हिसाब से. जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 20 एंड जस्ट अ सेकेंड, ये हो जाएगा 40 एंड 7 से करोगे तो 27 प्लस 7
आई थिंक मैं कुछ गलती कर रहा हूँ यहाँ पे, बट हाँ, इन दिस केस आपका प्रेफरेंस स्ट्रक्चर सेम रहेगा कि एक सेकंड ना, just give me a second, कुछ करने दे रहा है, एफ नॉट तो आई थिंक गाइज, आई इन दिस केस आई वाज रॉन्ग अर्लियर कि ये डिस्टेंस जो इंटरवल के बीच का डिफरेंस है वो सेम है, क्योंकि वो आइडियली सेम नहीं हो रहा, क्योंकि जैसे आप बी, इफ बी इज नॉट इक्वल्स टू 1 तो वो गैप ऑब्वियसली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सो वो गैप बढ़ रहा है, बट आपका प्रेफरेंस स्ट्रक्चर सेम है बच्चे, इन इन द सेंस कि अगर आपके पास दो फंक्शंस गिवन हैं, तो जैसे हमने दो यूटिलिटी फंक्शंस लिए थे, तो यहाँ पे आप एक ले लो 10 से लेके 20 तक और दूसरा ले लो 30 से लेके 40 तक। इन दैट केस ऑब्वियसली हमें यहाँ पे ज्यादा यूटिलिटी मिल रहा है, तो आई विल कंज्यूम हेयर, और यहाँ पे मुझे ज्यादा प्रेफरेंस मिल रही है। जैसे ही मैं इसका इसके हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ, तो जो भी मेरे पास आंसर आता है, आई विल चूज दिस bundle only, I will not choose this. In that sense, we are saying that we are in same preference structure. Does that make sense? Does that make sense? ऊपर से गया? Am I audible? Got it, sir. ठीक है, Got it, sir. इसको अब एक बार डिफरेंशिएशन से देख लेते हैं। whenever you differentiate this function, this is a constant, obviously you will get b here, that is what we got. If we are differentiated with respect to x, तो देखते हैं आंसर हमारे पास क्या आ रहा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, f नॉट x comma a is equals to, sorry, dot is equals to a plus b f x naught. So if you differentiate with respect to x, you will get del f naught del x, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि this is not a function of x, and here you will get b del small f divided by del x. Yeah, in this case, अब क्योंकि आपका b बच्चे पॉजिटिव है, तो जो भी इसका साइन होगा वही सेम इसका साइन होगा, सो इम्प्लाइंग दैट द साइन ऑफ दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ दिस, सिंस b इज पॉजिटिव। अब मैं अगर इसको सेकंड डेरिवेटिव में कन्वर्ट करता हूं, सो व्हेनेवर यू कन्वर्ट दिस इनटू सेकंड डेरिवेटिव, तो कुछ भी नहीं करना क्योंकि फंक्शन x के टर्म्स में गिवन है हर चीज, सो दिस इज व्हाट यू गेट इन द केस ऑफ सेकंड डेरिवेटिव। आई एम गिविंग यू 10 सेकंड्स, एक बार सोच लो कि आपके पास ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, देन वी विल मूव ऑन। Perfect, since there are no questions in this case, again क्योंकि आपका बच्चे बीटा पॉजिटिव है, जो भी इसका साइन होगा वही एग्जैक्टली सेम इसका साइन होगा, दिस implies that the sign of this is meaningful. So यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो एक बार ये वाला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। टेम्परेचर मेजरमेंट विच इज इक्वल टू C Celsius, which is equal to -160 divided by 9 plus 5/9 Fahrenheit, where C is the degree Celsius and F is degree Fahrenheit. तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करा हुआ है where B is positive, right? Next example is utility function under risk in the expected utility model. अब मुझे यहाँ पे ये नहीं पता कि whether you know चैप्टर नंबर 11 आपका सेकेंड ईयर से, जहाँ पे हम रिस्क की बात करते थे। इफ यू नो, वेरी गुड, इफ यू डोंट देन डोंट वरी। सिर्फ आपको मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव मीनिंगफुल आ रहा है, देयरफॉर हियर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज मीनिंगफुल। डज दैट मेक सेंस? डज दैट मेक सेंस गाइस? इसको आप ना अभी अगर ये वाले एग्जांपल्स अगर आप इग्नोर भी कर रहे हो तो चलेगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है समझना कि अगर मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव मीनिंगफुल आ रहा है, अगर दोनों के साइन सेम है, तो इन दिस केस उसका क्या मतलब है, सेकंड डेरिवेटिव मीनिंगफुल आ रहा है तो उसका क्या मतलब है, दैट्स ऑल। क्योंकि ऑब्वियसली ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं, ये एग्जाम में नहीं आने वाला, सिर्फ आपको हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं एक कोर्स के साथ कि
हमें कैसे एनालाइज करना है चीजों को, दैट्स ऑल। क्योंकि बाय चांस अगर आगे फ्यूचर में हम ये देखें कि वेदर दिस इज मीनिंगफुल और नॉट, द मोनोटोनिक और द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं। सिर्फ यही बोल रहे हैं हम लोग। डज दैट मेक सेंस? Yes. Yes, sir. या ओके, कूल। द नेक्स्ट इज रेशो स्केल। आपने कभी भी नहीं पढ़ा शायद रेशो स्केल, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, बट पढ़ा है तो दैट इज अ गुड थिंग। इन द केस ऑफ रेशो स्केल, यहाँ पे जो मेन फोकस रहता है कि आपका जीरो नहीं आना चाहिए। सो जीरो का मीनिंग बहुत बड़ा है यहाँ पे, कि जहां पे भी आपका जीरो नहीं आएगा आप उसको रेशो स्केल में ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं हाइट, क्या हाइट जीरो हो सकती है? द आंसर इज नो, तो उसको हम रेशो स्केल में ले सकते हैं। क्या टेम्परेचर जीरो हो सकता है? द आंसर इज यस, तो उसको हम नहीं ले सकते रेशो स्केल में, क्योंकि मैं कह रहा हूँ जीरो नहीं आना चाहिए। हाइट जीरो नहीं हो सकती, इसलिए रेशो स्केल में ले सकते हैं। टेम्परेचर जीरो हो सकता है, इसलिए हम इसको नहीं ले सकते। पहली चीज हम ये समझेंगे। सेकंड, इट इज एग्जैक्टली सेम एज इंटरवल स्केल। सिर्फ डिफरेंस क्या आता है, यहाँ पे ए की वैल्यू जो हमने डिफरेंट ली हुई है। इन द केस ऑफ रेशियो स्केल द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू जीरो, दैट्स ऑल। एक बार इसको करने की कोशिश करते हैं। द फंक्शन एफ एक्स डॉट can be measured based upon ratio scale. This is an interval scale measurement with a equals to 0. Rest all other things remain same. क्योंकि rest all other things remain same, तो जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो वैसे भी a का तो कुछ सिग्निफिकेंस साइन उसके अंदर फर्स्ट डेरिवेटिव में भी नहीं था, सेकंड में भी नहीं था। तो जो भी आपका एनालिसिस, जो भी हमने कंक्लूजन निकाला इंटरवल एस्टिमेशन से, वेदर इट इज मीनिंगफुल और नॉट, सेम टू सेम कंक्लूजन हमारा रेशियो स्केल के अंदर निकलेगा, right? In this case, if not x dot is equals to beta or b, if x dot where b is more than 0, then we are saying that if that is the case, then f dot and f will represent the same preference structure. Does that make sense? तो टेम्परेचर अगर ले रहे हैं हम, तो वो इंटरवल स्केल में ले रहे हैं वेयर a is not equals to 0, क्योंकि टेम्परेचर में 0 आता है। और अगर हाइट ले रहे हैं तो हम रेशियो स्केल के हिसाब से हाइट ले सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर 0 नहीं आ रहा है बच्चे। नोट दैट विद a equals to 0, f x dot a, f x dot is equals to 0। यहाँ पे हम ये नहीं बोल रहे कि a 0 है तो ये 0 है, हम ये बोल रहे हैं कि अगर a 0 है तो अगर मैं f डैश x की वैल्यू को 0 रख दूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f डॉट x डॉट, दैट इज 0। ये हम बोल रहे हैं। इसको प्लीज मत समझना कि अगर a 0 तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो गई। वी आर नॉट सेइंग दैट, वी आर सेइंग दैट गिवन दैट a इक्वल्स टू 0, अगर मैं f x डॉट की वैल्यू 0 रख दूं, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f नॉट। ऑब्वियसली अगर ये 0 है तो ये भी 0 होगा। दिस implies that 0 is meaningful. 0 is meaningful in the case of ratio scale. तो जहां पे भी 0 आ रहा है तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है। 0 is meaningful का मतलब ये नहीं कि जहां पे 0 आ रहा है हमें इसको इंक्लूड करना है, हमें उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं बच्चे। प्लीज रिमेंबर दैट। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर जब हम मेजर करते हो तो उसके अंदर 0 आ सकता है, तो वी कांट टेक दिस इन रेशियो स्केल, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे 0 रख दोगे ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो कोई भी हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया ही नहीं यहाँ पे, राइट? सो इन दिस केस वी आर अवॉइडिंग दैट, या। एंड आपके सारे के सारे आंसर्स रिमेन्स द सेम जो कि आपके इंटरवल एस्टिमेशन से आए थे। इफ यू हैव एनी डाउट्स डू लेट मी नो। अब देखो ध्यान से, हम प्राइजेस को पॉजिटिव लेते हैं, क्वांटिटी को पॉजिटिव लेते हैं, रेवेन्यू को पॉजिटिव लेते हैं, कॉस्ट को पॉजिटिव लेते हैं, प्रॉफिट को पॉजिटिव लेते हैं, हम जीरो बेसिकली किसी को लेते नहीं है, राइट? सो इसलिए हम ये सारा रेशियो स्केल से कर सकते हैं। टिल हियर इफ यू हैव एनी डाउट्स फ्रॉम स्लाइड नंबर 1 टिल दिस स्लाइड, डू लेट मी नो गाइस। क्लियर सर। कूल, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। बट बाय चांस इफ यू फेस एनी डाउट एनी टाइम यू कैन व्हाट्सएप मी इन दैट ग्रुप ओनली। ऑल्दो भी हम फिर से ग्रुप बनाएंगे या फिर उन बच्चों को निकालेंगे जो कि कंटिन्यू नहीं करेंगे। बट इफ यू हैव एनी डाउट्स एनी टाइम डू लेट मी नो।
आपकी नेक्स्ट क्लास इसकी अब होगी फ्राइडे को। आज क्योंकि 2 क्लासेस एक साथ हैं, अभी हम आई डोंट नो कि आप अभी उस ग्रुप में हो क्या नहीं। द नेक्स्ट ग्रुप इज NRE ग्रुप में। If you are there, then I'll meet you at 9. If you are not, then all the best, guys. We are meeting on Friday. And मैंने आपको फीस स्ट्रक्चर तो भेज ही दिया है. If you are choosing one course, then the fees is 15,000. If 2, 14, and if 3, the fees is 13,000 for each subject. Yeah. Take care. All the very best, and we'll meet on Friday. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Jay.